Hello students, today we will read the first chapter of our geography class 7th, our environment. In the previous class you have studied about our earth as a unique planet of the solar system. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है वो सबसे यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और ये यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ है और सारे प्लैनेट में लाइफ नहीं है, और सारे प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन इट। ये यूनिक इसलिए है क्योंकि इस पे लाइफ है। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ, हम सब अर्थ पे रहते हैं। हियर वी फाइंड एवरीथिंग दैट वी नीड टू लिव सच एज वाटर, एयर, लैंड, फूड एक्सेट्रा। और यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। पानी, हवा, ज़मीन और खाना और बहुत कुछ। बट वेयर वी लिव अ नंबर ऑफ अदर थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस। पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे इन सारी चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे चारों तरफ हैं। दीज इंक्लूड टीचर्स, पेरेंट्स, क्लासमेट्स, ट्रीज, ग्रास, वॉल, स्कूल, बस, बुक्स, बेंच, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं हमारे चारों तरफ। क्या क्या है? टीचर्स, पेरेंट्स जो कि लोग हैं, क्लासमेट्स भी लोग हैं, ट्रीज, ग्रास ये क्या है? लिविंग थिंग्स है, वॉल, स्कूल, बस, बुक्स, पेन, पेंसिल, बेंच ये सब क्या? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। If you observe these things, you will find that some are alive while others are lifeless. जब आप इस लिस्ट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे चारों तरफ हमारे इन्वायरमेंट में जो कि लिविंग थिंग्स हैं, सजीव हैं, जीवित चीज़ें हैं, और कुछ जो है वो क्या है? लाइफलेस हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, निर्जीव चीज़ें। ऑल्सो सम आर नेचुरली अवेलेबल, दैट इज they are nature's gift, while others are the outcome of the skill and efforts of humans. कुछ जो है नेचुरली अवेलेबल है, मतलब नेचर से मिली है, नेचर से नेचुरली मिली है हमें, जैसे पेड़ पौधे और भी बहुत कुछ, जैसे कोल, फॉसिल फ्यूल्स, लैंड, वाटर, एयर, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है? धूप, ये सब हम लोग को नेचर से खुद ब खुद मिला है। पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसानों ने बनाई, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, बस, रोड, ट्रेन, ये क्या है? ह्यूमन मेड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ह्यूमन मेड चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन ने अपने स्किल और एफर्ट, अपना स्किल यूज़ करके, अपना नॉलेज यूज़ करके, अपनी नई तकनीक यूज़ करके, अपना मेहनत यूज़ करके बनाया है। वी नीड दम इन आवर एनवायरमेंट, इन आवर डे टू डे लाइफ। और हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है अपनी दैनिक जिंदगी में। These things that surround us together from our environment, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे अगल बगल हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित हैं, हमारे चारों तरफ। Thus environment is our basic life support system। और जो ये इन्वायरमेंट है हमारे लाइफ की ज़रूरत है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, हमें ज़िंदगी जीने में मदद करता है। दिस इज़ बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? एयर जो हम सांस लेते हैं, जो द वाटर वी ड्रिंक वो पानी जो हम पीते हैं, द लैंड वेयर वी लिव, एंड द फूड वी ईट वो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, और जो खाना हम खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? सब हमें इन्वायरमेंट से ही मिलता है। मीनिंग ऑफ एनवायरमेंट, द टर्म एनवायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायरोनर। ये जो एनवायरमेंट वर्ड है कहाँ से आया है? एक फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया है, मीनिंग सराउंडिंग्स। इसका मतलब है सराउंडिंग्स, हमारे आस पड़ोस की चीज़ें, आस पड़ोस उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स। जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं उसे सराउंडिंग कहते हैं। इन सिंपल टर्म, वेदर वी सी इन आवर सराउंडिंग्स, whatever we see in our surroundings is collectively called environment। वो सारी चीज़ें जो हम अगल बगल अपने आस पड़ोस देखते हैं वो सब क्या है? environment है। That is the place, people, thing and nature that surround any living organism is called environment। इसका मतलब ये है कि वो जगह, लोग, सामान और नेचर जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जिंदा चीज़ के आसपास होता है, क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है, वातावरण कहलाता है। दीज सराउंडिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। और
इस इन्वायरमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। किस दो कैटेगरी में? नेचुरल एंड मैन मेड, प्राकृतिक और इंसानों के द्वारा बनाया हुआ, मैन मेड में। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, और इसे हम कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट भी कहते हैं, एनवायरमेंट की दो चीजें भी कहते हैं। Components of environment. Our environment consists of two main components, natural and man-made. हमारा जो environment है दो चीज़ों से बना है, natural चीज़ों से और man-made चीज़ों से। अब कौन कौन सी natural चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर इंसान के आपके चारों तरफ भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लोग हैं, गाय बकरी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सारी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जानवर, सारी सजीव चीजें, जितनी भी जीवित चीजें हैं, ये सब क्या है? सब लिविंग थिंग्स हैं जो आपके आसपास हैं। आदमी, सारे जानवर और पेड़ पौधे सब क्या लिविंग हैं। और फिर क्या है नेचुरल चीज? लैंड, जिसपे हम रहते हैं। जो लिविंग चीज है हमारे चारों तरफ, उसको वो क्या है? बायोस्फेयर में, बायोस्फेयर कहते हैं उसको हम। और लिथोस्फेयर, लैंड्स को कहते हैं, जमीन जिसपे हम रहते हैं। एयर, एटमॉस्फेयर, जो एयर हमें मिलता है कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फेयर से। एयर जो है वो नेचुरल है, जो हमें इन्वायरमेंट से मिलता है। वाटर, पानी हाइड्रोस्फेयर में है। वाटर जो हमें हाइड्रोस्फेयर से मिलता है, वो वाटर। ये सारी चीज़ें क्या नेचुरल चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिली हैं। अब मैन मेड चीज़ें जो हम लोग के अगल बगल हैं, क्या है? बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स किसने बनाई? ह्यूमंस ने बनाई, लोगों ने बनाई हैं। भले नेचुरल चीजें यूज करके बनाई हैं, मगर फिर भी बनाई तो लोगों ने है। पार्क्स, रेलवे स्टेशंस, इंडस्ट्रीज, ब्रिज, रोड, मॉन्यूमेंट्स, ये सारी क्या है? मैन मेड चीजें हैं। तो इन्वायरमेंट में, हमारे आसपास के वातावरण में दो तरह की चीजें हैं। कुछ ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, जो प्राकृतिक है, जो नेचर से मिली, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन मेड हैं, जो इंसानों ने बनाई हैं। नेचुरल फिजिकल एनवायरमेंट, all those things that are naturally existing around us are together called natural environment. वो सारी चीजें जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही हैं, प्राकृतिक रूप से एग्जिस्ट कर रही हैं हमारे चारों तरफ, वो क्या कहलाती है? नेचुरल एनवायरमेंट कहलाती हैं। These things are the free gift of nature, और ये हमें नेचर से फ्री में मिला है। इसके पैसे नहीं लगते, आपको हवा के पैसे नहीं लगते, पानी के पैसे नहीं लगते, जमीन के पैसे नहीं लगते, मिट्टी के, ये सारी जो चीजें हैं हमें नेचर ने दी हैं। धूप के पैसे नहीं लगते, बारिश के पैसे नहीं लगते, ये सारी जो हैं क्या है? नेचुरल चीजें हैं। ये फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स, एनिमल, लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा। नेचुरल एनवायरमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरमेंट। और ये नेचुरल एनवायरमेंट जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और एबायोटिक एनवायरमेंट। अब देखते हैं कि बायोटिक एनवायरमेंट क्या है। बायोटिक एनवायरमेंट, दीज एनवायरमेंट इंक्लूड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये एनवायरमेंट क्या करता है? लिविंग चीजों को कंसिस्ट करता है। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे और इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ, वो सारी क्या है? बायोटिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सारे क्या है? सजीव चीजें हैं, जिंदा चीजें। ये सारी बायोटिक एनवायरमेंट है। एबायोटिक एनवायरमेंट, दिस रेफर्स टू द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। एबायोटिक एनवायरमेंट क्या कहता है? एबायोटिक एनवायरमेंट वो है जो कि निर्जीव चीजें हैं, जो जिंदा नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लैंड, एयर, वाटर, रॉक, मिनरल, ये सारी जितनी चीजें हैं क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो ये क्या है? एबायोटिक एनवायरमेंट है। द लैंड ऑन विच वी लिव इज नॉट मैन मेड। वो जमीन जिसपे हम रहते हैं वो मैन मेड नहीं है। इंसानों ने जमीन बनाई है क्या? नहीं ना, इंसानों ने मिट्टी नहीं बनाई। इट हैज बीन क्रिएटेड थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बना है। मिट्टी कैसे बनती है? बहुत बहुत सालों में बड़े बड़े चट्टान धीरे धीरे टूटते टूटते, वेदर के कारण, पानी के कारण, गर्मी के कारण धीरे धीरे विदर होते हैं और
छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं बहुत सालों में, और फिर जाके वो मिट्टी बनती है। तो ये क्या एक नेचुरल प्रोसेस है, इंसानों ने बनाई है, इंसानों ने नहीं बनाई इसको, वो नेचुरली बनते हैं, नेचुरली तैयार होते हैं। सिमिलरली एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है इंसान नहीं बनाता। हवा इंसान नहीं बनाता, वो खुद से बनती हैं। पानी इंसान ने नहीं बनाया है, वो भी खुद से बनी है। ऑल्सो अकर नेचुरली, ये सारी चीज़ें नेचुरली बनती हैं। हियर द लैंड रेफर्स टू द लिथोस्फेयर, और लैंड को, जो हमारा लैंड है ना, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। वाइल एयर एंड वाटर इंडिकेट्स एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, लैंड क्या है, लिथोस्फेयर, एयर क्या है, एटमॉस्फेयर, और वाटर क्या है, हाइड्रोस्फेयर है। और ये तीनों स्फेयर्स मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फेयर। बायोस्फेयर के ये तीनों क्या है, पार्ट हैं, जहाँ पे ये तीनों मिलते हैं वो बायोस्फेयर है। बायोस्फेयर वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लिविंग थिंग्स रहती हैं, वो क्या है, बायोस्फेयर है। The plant and animals are the major part of the biosphere. Let us recapitulate all these 4 domains of earth to understand our environment. चलो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हैं कि ये सारी क्या हैं। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मेजर डोमेन्स, धरती की बहुत ही मेजर चीज़ें क्या है। पहला, लिथोस्फेयर, इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। लिथोस्फेयर क्या है, सॉइल, ये जो हमारी धरती है, धरती का जो ऊपर का लेयर है, मिट्टी जो आपको दिखती है वो, और इसके नीचे जो लेयर्स हैं क्रस्ट के, वो क्या है, अर्थ क्रस्ट जो है वो लिथोस्फेयर है। अर्थ का जो ऊपरी पार्ट है वो क्या है, लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर हैज मेनी अप्स एंड डाउन्स। लिथोस्फेयर जो है कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप्स, ये अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म से, लैंडस्केप से मिलकर बना है। सच एज माउंटेन्स, प्लाटूज, हिल्स, वैलीज एक्सेट्रा। जमीन पे हर जगह अलग अलग चीजें, कहीं पे क्या है, पहाड़ी श्रृंखला है, कहीं पे जो आपके क्या है, प्लाटूज है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे क्या है, वैलीज है, घाटियां हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं पूरी पहाड़ की श्रृंखला है, कहीं पे आपके जो ये है वो क्या, प्लाटूज है। तो धरती पे अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म्स है। दीज लैंडस्केप्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। ये जो लैंडस्केप्स है ये कहाँ कहाँ है, कॉन्टिनेंट्स पे। जो धरती है, जो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, हर जगह पे जितनी भी लैंड, मेन लैंड है ना धरती पे, समुंदर में भी ये पाए जाते हैं, ओशन फ्लोर्स पे भी, समंदर के अंदर भी पहाड़, ज़मीन, प्लाटूज पाए जाते हैं, और धरती पे भी पाए जाते हैं। द लिथोस्फेयर इज मेड अप ऑफ वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स। ये लिथोस्फेयर जो है बहुत सारे पत्थरों और मिनरल्स और खनिजों से बना हुआ है। द लिथोस्फेयर इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। और ये जो लिथोस्फेयर है ऊपर से कवर्ड है किस चीज़ से, मिट्टी से, सॉइल से। द सॉइल हेल्प्स टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड सर्ब्स। और इस सॉइल पे हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, बहुत सारे प्लांट्स उगाते हैं और सर्ब्स उगाते हैं, पौधे, पेड़ पौधे उगाते हैं हम इस पे, विच प्रोवाइड्स फूड नॉट ओनली टू ह्यूमन बींग्स बट टू द एनिमल्स ऑल्सो। और ये जो पेड़ पौधे हम उगाते हैं इससे इंसानों को भी खाना मिलता है और जानवरों को भी, दोनों खाते हैं। The lithosphere is also known as the home of different plants and animals. ये जो lithosphere है इस पे, इस ज़मीन पे बहुत सारे plants भी हैं, animals भी हैं, और ये हम लोगों का घर है, इंसानों का भी और plants का भी। It is a source of various mineral resources such as coal, aluminium, magnesium, lead, zinc, oil, etc. और यहाँ पे बहुत सारे mineral resource भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला। कोयला कैसे मिलता है, कोयले की खान होती है, कहाँ होती है, ज़मीन पे। तो ज़मीन से खोद कर कोयला निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है, मैग्नीशियम, लेड, जिंक, और कच्चा तेल, पेट्रोल वाला तेल, जिससे पेट्रोल और
डीजल बनता है, वो निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें में कहाँ से मिलती है? इस लैंड से मिलती है, लिथोस्फेयर से मिलती है। लैंड मतलब लिथोस्फेयर, ठीक है। इट प्रोवाइड लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। ये हमें ज़मीन प्रोवाइड करता है, हमें ज़मीन देता है फसल उगाने के लिए और ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए, लोगों के निवास के लिए, जहाँ हम घर बना के रहते हैं उसके लिए ज़मीन देता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एटमॉस्फेयर। द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। जो अर्थ के, अब ज़मीन से जब हम ऊपर उठते हैं तो क्या है, ज़मीन के ऊपर ये पूरी हवा है ना। तो ये जो एयर वाला एरिया है हमारा, वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। अर्थ के ऊपर जो ये हवा वाली एरिया जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपने सारे काम कर रहे हैं, ये क्या है? एटमॉस्फेयर है। इट रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये जो एटमॉस्फेयर है ना, 16,000 किलोमीटर ऊपर तक है हमारी धरती के। ये मैं आपको एक फिगर में दिखा सकती हूँ हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स हैं, बहुत दूर तक फैला हुआ ये एटमॉस्फेयर। और इस एटमॉस्फेयर के 5 अलग अलग लेयर हैं, 5 अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में ये हमारा एटमॉस्फेयर बटा हुआ है, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ से चिपका हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हम धरती पे चल पाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल करता है चीज़ों को अपनी तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह है, जिसकी वजह से, जैसे अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो लोग धरती पे कैसे चल रहे होते? देखो, जैसे कि अब कहीं भी हम इंडिया में हैं तो हम गिराते हैं बॉल तो भी वो ज़मीन की तरफ जाती है। अगर कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया में खड़ा है तो भी वो बॉल गिराता है तो वो भी वो ज़मीन ही की तरफ जाती है। या फिर जो इंसान ऊपर खड़ा है वो तो खड़ा रहेगा, पर जो नीचे साइड में खड़ा है वो सब कहाँ जाएंगे? वो तो गिर जाते हैं ना अर्थ से। वो कैसे खड़े रहते हैं? कभी आपने सोचा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये प्लेन जो है ये कैसे उड़ के हमेशा ज़मीन पे रुकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कभी हम बॉल आसमान में फेंकते हैं तो वो बॉल अंतरिक्ष में क्यों नहीं चला जाता? वो फिर से धरती पे वापस कैसे आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक मैग्नेटिक फोर्स है जिससे हम सब चिपके हुए हैं धरती से। धरती ने हम लोग को खुद से चिपका के रखा है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स से, जिस तरह से समंदर का पानी चिपका हुआ है, जैसे लोग घूमते, जैसे हमारे घर हर जगह पे अलग अलग, क्योंकि धरती तो गोल है ना, जो साइड में है, जो नीचे की तरफ है, उन्हें तो गिर जाना चाहिए, पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चिपके हुए, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ खींचता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स ऑब्जेक्ट टू द सेंटर। उसी तरह हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारे अर्थ से चिपका हुआ है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन, ओजोन एक्सेट्रा। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये किस किस चीज़ों से बना है? अलग अलग टाइप के गैसेस से बना है। कौन कौन से गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियन और ओजोन लेयर एक्सेट्रा, एज वेल एज डस्ट एंड वाटर वेपर। और धूल भी है इसमें मिले हुए और पानी के भाप भी है। द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिक ब्लैंकेट विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रे ऑफ द सन। और ये जो एटमॉस्फेयर है एक मोटे कंबल की तरह है हमारे अर्थ के चारों तरफ। और ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। किस चीज़ से? सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेंट रेज से प्रोटेक्ट करता है हम लोगों को। द चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर। और इस एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। वो चेंज करता है वेदर और क्लाइमेट को। एयर प्रोवाइड्स अस ऑल द वेदर रिलेटेड फिनोमेना। और एयर जो है वो हमें वेदर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करता है। जैसे हवा हुआ, रेन हुआ, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? एयर प्रोवाइड करता है। एयर की वजह से बादल उड़कर आते हैं और बारिश होती है। एयर की वजह से हवाएं चलती हैं।
ठीक है. द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ बिग एयर कंडीशनर, और एटमॉस्फेयर जो है बिग एयर कंडीशनर की तरह काम करता है. मॉडरेटिंग द एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, और ये अधिक ठंड और अधिक गर्मी को क्या करता है, मॉडरेट करता है, सामान्य तापमान बनाता है, ना ज़्यादा ठंड होने देता है ना ज़्यादा गर्मी होने देता है. इट ऑल्सो कंटेन्स लाइफ गिविंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है हमारा एटमॉस्फेयर, इसमें ऑक्सीजन भी है जिससे हम सांस लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिससे कि प्लांट्स लेते हैं और फूड बनाते हैं. ठीक है, तो ये ह्यूमंस को और प्लांट्स को दोनों को उनके लाइफ के लिए गैसेस प्रोवाइड करता है. हाइड्रोस्फेयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फेयर. पानी का जो सोर्स है वो सारे क्या है, हाइड्रोस्फेयर है. पानी की जितने भी सोर्स हैं धरती पे, वो आपके समुंदर हो गए, आपके सागर हो गए, नदियां हो गई, लेक हो गए, रिवर्स हो गए, वो सारे क्या हैं, सारे हाइड्रोस्फेयर है. मतलब पानी के जितने सोर्स हैं धरती पे, जहाँ जहाँ से आपको पानी मिलता है, जहाँ जहाँ पे बड़ी बड़ी पानी के सोर्स हैं, वो सब क्या हैं, सब हाइड्रोस्फेयर कहे जाते हैं. ओशन, सी, लेक एंड रिवर्स कलेक्टिवली फॉर्म द हाइड्रोस्फेयर. इट इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, ये इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है. प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी. विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल. पानी के बिना जिंदगी इम्पॉसिबल है. क्या आप बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं. क्या प्लांट्स बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं. तो पानी सबकी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है. एनिमल्स बिना पानी के रह सकते हैं? नहीं, वो भी नहीं रह सकते. तो पानी हर इंसान के, हर लिविंग थिंग के लिए, हर वो चीज़ जो कि जीवित है, जो कि जिंदा है, उसके लिए पानी बहुत ज़रूरी है. अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विथ वाटर. अर्थ का 71% क्या है, पानी से भरा हुआ है, पानी से कवर्ड है. आपने आपने देखा ना वो फिगर जो मैंने दिखाया था, उसमें अधिकतर पार्ट पे क्या है, अर्थ के ओशियन है. ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है 71% पानी से भरा हुआ. इट प्रोवाइड अस ग्रेट वेराइटी ऑफ सी फूड्स एंड मिनरल्स, और इस समुंदर से हमें बहुत ही अलग अलग टाइप के सी फूड्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप की मछलियाँ मिलती हैं खाने के लिए, अलग अलग टाइप के टर्टल्स मिलते हैं खाने के लिए, जीव जंतु मिलते हैं अलग अलग टाइप के हमें खाने के लिए, और मिनरल्स मिलती हैं, खनिज. समुंदर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में खनिज है, कच्चा तेल निकाला जाता है वहाँ से, और बहुत भी अलग टाइप के खादान है, खान्स हैं वहाँ पे. इट प्रोवाइड्स अ नेचुरल लिंक बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स, और ये नेचुरल लिंक भी बनाता है कॉन्टिनेंट्स के बीच में. ये जो आपके लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे एशिया हो गया, एशिया अफ्रीका से दूर है, तो ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है ओशियन के थ्रू. एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं लोग शिप से. तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो सबसे नीचे बेचारा, तो वहाँ और सारी कंट्री कैसे के लोग कैसे जाते, तो वो शिप से जाते हैं पानी के थ्रू. तो वो क्या करता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है. जैसे अमेरिका कितनी दूर है यहाँ से, तो वहाँ कैसे जा सकते हैं, पानी के थ्रू भी जा सकते हैं शिप से. ओशियंस आर द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर का मेन कॉम्पोनेंट क्या, ओशियन है. सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी कहाँ पे है, ओशियन में है. तो हाइड्रोस्फेयर का मेन कॉम्पोनेंट क्या हुआ, ओशियन हुआ. द एलिवेशन ऑफ एनी लैंडफॉर्म इज मेजर्ड बाय द ओशियन फ्लोर. कोई भी लैंड फॉर्म की ऊंचाई कैसे मेजर की जाती है, उसका एलिवेशन कैसे मेजर किया जाता है, समुंदर के तट से, समुंदर की निचली सतह से, समुंदर के फ्लोर से. इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट बाय द पीपल, और ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ होता है. मैंने अभी बताया कि ये एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए. तो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ लोग ही नहीं जाते, सामान भी जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रेड भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं समुंदर की वजह से. ठीक है, समुंदर में शिप से. अब नेक्स्ट है आपका बायोस्फेयर. इट मीन्स द लिविंग वर्ल्ड. जितनी भी लिविंग चीजें हैं हमारे अगल बगल क्या है, बायोस्फेयर है. इट कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स. इसमें हर जीवित चीजें, ऑल लिविंग थिंग्स आर देयर. प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा, कीड़े मकोड़े जो भी हों. बायोस्फेयर इज अ नैरो zone of earth where land, water and air interact with each other to support life. बायोस्फीयर वो जगह है जहाँ पे कि सारी चीज़ें मिलती हैं, पानी, हवा और
जमीन, आप देख सकते हैं पिछले डायग्राम में यहाँ पे दिया है कि बायोस्फीयर में धरती पे सब कुछ मिलता है, एयर भी है, पानी भी है और लैंड भी है। तो वो जहाँ पे ये सारी तीनों चीजें, वो क्या है, बायोस्फीयर हुआ। और ये सारी तीनों चीजें जो है क्या करती है, लाइफ को सपोर्ट करती है, लाइफ के लिए जरूरी है। इट इज सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अर्थ, और ये अर्थ का सबसे जरूरी पार्ट है बायोस्फीयर। इट इज द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ तीनों चीजें, हवा भी है, पानी भी है और धरती भी है, तो ये तीनों चीजें जो है किसी भी लिविंग थिंग को जीने के लिए जरूरी है। कोई भी लिविंग थिंग जो है, जीवित चीज जो है, बिना पानी और हवा के नहीं जी सकता है, और समुद्र में तैरता हुआ तो जिएगा नहीं। तो इंसानों को धरती की जरूरत होती है जीने के लिए। तो जमीन, पानी और हवा, ये तीनों क्या है, बहुत जरूरी है। इट इज द पार्ट ऑफ अर्थ दैट इज ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये वो पार्ट है धरती का जो कि लिविंग चीजों से भरा पड़ा है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेस देन 11 किलोमीटर बिलो सी लेवल टू द ट्रोपोपॉज, और ये 11 किलोमीटर समुंदर के अंदर से लेकर ट्रोपोपॉज तक। मैंने आपको दिखाया था ना लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में पहला लेयर क्या था, आपका पहला लेयर था ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोपॉज कहते हैं स्ट्रैटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के नेक्स्ट वाला जो स्फेयर है क्या है, स्ट्रैटोस्फेयर। तो इन दोनों का जो बाउंड्री है, मतलब जहाँ पे ये मिलते हैं, ये जो ट्रोपोस्फेयर का बाउंड्री है वो क्या है, ट्रोपोपॉज कहलाता है। जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है और स्ट्रैटोस्फेयर स्टार्ट होता है, उसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये बायोस्फेयर, समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर से लेकर ट्रोपोपॉज तक, मतलब ट्रोपोस्फेयर पूरा। इट प्रोवाइड अस विथ फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ, ये हमें जीने के लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। जो कंडीशंस जीने के लिए ज़रूरी हैं वो सारे कंडीशंस प्रोवाइड करता है। बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट एंड प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल्स। जो दोनों बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट है वो दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, और क्या करती हैं, बहुत सारी अलग तरह के खाने की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं और रॉ मटेरियल, कच्ची चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपकी नॉन लिविंग थिंग क्या है, एबायोटिक चीज़ आपकी ज़मीन हुई और आपका पानी हुआ। तो ये पानी और ज़मीन मिलके क्या प्रोवाइड करता है हमको, प्लांट्स के लिए ज़मीन और पानी दोनों ज़रूरी है, तभी तो खाना बनेगा, तभी तो फूड आएगा, तभी तो प्लांट उगेगा और प्लांट से फूड मिलेगा। तो नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फूड, खाना मिल रहा है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मगर इन चीज़ों का यूज़ करेगा कौन, ह्यूमंस ही क्रॉप उगाएंगे ना, फसल उगाने वाला कौन है, ह्यूमंस है। तो ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। और हमें रॉ मटेरियल्स भी मिलता है, कच्ची चीज़ें, जैसे आपका पेड़ है, पेड़ की लकड़ी मिली हमें पेड़ से, मगर उसे बनाएगा कौन, फर्नीचर इंसान बनाएंगे। तो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स, और जितने भी प्लांट, एनिमल और इंसान है सब अपने अगल बगल की इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, अपने सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, अपने आसपास के वातावरण पे डिपेंड करते हैं। द इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एज इकोसिस्टम, और ये जो दोनों के बीच में रिलेशन है, ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स के आस पड़ोस में जितनी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, ये सब मिलके क्या बना, इकोसिस्टम बना। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट थ्रू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। और जो इकोसिस्टम है ये किस चीज़ से बना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके अगल बगल के इन्वायरमेंट के उसके इंटरेक्शन से इकोसिस्टम बना है। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है और मटेरियल का ट्रांसफर भी होता है एक दूसरे में, ठीक है। In other words, it refers to a community of plant and animal within a particular physical environment which is linked by a flow of material through the non-living as well as to the living section of the system। और इसमें क्या होता है, लिविंग से नॉन लिविंग लिंक्ड रहते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें और लिविंग चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि आप जिंदा रहने के लिए
आप लिविंग थिंग है, ह्यूमन बींग्स क्या लिविंग है, पर ये डिपेंडेंट किस पे, नॉन लिविंग थिंग्स पे, पानी, एयर और ज़मीन, ये तीनों नॉन लिविंग थिंग है, इस पे हम डिपेंडेंट हैं जिंदा रहने के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऑल प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इंटरमीडिएट सराउंडिंग, जितने भी प्लांट एनिमल ह्यूमन बींग्स हैं ये अपने अगल बगल के वातावरण पे डिपेंडेंट हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर ऑल्सो, और वो सब एक दूसरे पे भी डिपेंड है। जैसे प्लांट एनिमल जो है वो क्या, एनिमल और ह्यूमन बींग प्लांट खा के जिंदा रहता है, और प्लांट उगाता कौन है, ह्यूमन बींग्स उगाते हैं। तो सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट, और प्लांट को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एयर वाटर और लैंड चाहिए, ह्यूमन बींग्स को भी एयर वाटर लैंड चाहिए, एनिमल को भी एयर वाटर लैंड चाहिए। तो सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट भी हैं, और ये सारे इन्वायरमेंट पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। that is the relation among the living organism as well as the relation between the organism and their surroundings। तो ये relation है लिविंग थिंग और उसके इन्वायरमेंट में, और एक दूसरे में भी इन सब में रिलेशन है, और ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम। दैट इज़ वाई केरला विथ हैवी डाउनपोर हैज़ लश ग्रीन फील्ड्स एंड कोकोनट प्लांटेशन, एलिफेंट्स एंड अदर एनिमल। और ये जो इंटरडिपेंडेंसी है ना एक दूसरे की, कि इंसान अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है और इन्वायरमेंट इंसानों पे डिपेंडेंट, मतलब लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट है, और लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। तो उस तरह से क्या होता है कि हर चीज़ अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेती है। अगर कोई आदमी केरला में रह रहा है तो केरला का कोकोनट खाने की आदत हो जाएगी उसको, हाथियों के साथ रहने की आदत हो जाएगी, हरे फील्ड्स में रहने की आदत हो जाएगी। और जो आदमी रेगिस्तान में रह रहा है तो वहाँ के जानवर भी वैसे ही होंगे, और जो आदमी रेगिस्तान में रह रहा है उसे रेगिस्तान में इंसान हो या जानवर को आदत हो जाती है। रेगिस्तान के पेड़ क्या होते हैं, वो कैक्टस जैसे पेड़ उगते हैं वहाँ पे पाइन के पेड़ उगते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो डीप रूटेड होते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं बहुत नीचे तक जाते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान है, वहाँ पे पानी बहुत नीचे है, ठीक है। और वहाँ के जो जानवर होते हैं वो भी खुद को इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल लेते हैं। वहाँ पे बालू होती है, रेत होती है, तो वहाँ पे चलने के लिए जो होते हैं जानवर, क्या होते हैं, कैमल्स होते हैं। पर क्या वहाँ पे हम एलिफेंट या हॉर्स को लेके जाएंगे तो वो क्या उस बालू में चल पाएंगे, उस रेत में चल पाएंगे? नहीं, वो नहीं चल पाएंगे। जो कैमल्स होते हैं उनके जो फीट होते हैं ना वो पैडेड होते हैं, अलग तरह के पैडेड होते हैं, जो कि बालू में अंदर जाते नहीं हैं, और आराम से जो कैमल है वो बालू पे चल पाता है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है कि किस तरह इन्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें अपने आप को ढाल लेती हैं, बदल लेती हैं, उस इन्वायरमेंट में रहने लायक बना लेती हैं, ठीक है। Whereas in Rajasthan it doesn't rain much, there is kikar and sand everywhere. Also it has camels, snake, lizards, etc. In this way we find that the animals, the vegetation and way people live vary from place to place. और इसी तरह हमें ये पता चलता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से हर जगह अलग अलग तरह के पेड़ उगते हैं, अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, और अलग अलग तरह से लोग भी का रहन सहन भी अलग है। दिस शोज दैट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये बताता है कि इन्वायरमेंट और जो लिविंग बींग्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारे दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कि जैसे इन्वायरमेंट में रहती हैं वैसा खुद को बना लेती हैं, वैसी होती हैं, वो वैसी अलग होती हैं, ठीक है। we know well that plants and animals depend on each other। हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट और एनिमल जो है एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, एनिमल्स डिपेंड क्यों करते हैं प्लांट पे, फूड के लिए, खाने के लिए। ऑल्सो प्लांट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू एनिमल्स टू ब्रीथ, और प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए। दीज कीप द एनवायरनमेंट क्लीन एंड प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, और इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट हमारा साफ भी रहता है, और जैसे कि जानवरों को रहने के लिए शेल्टर भी मिलता है। जानवर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, तो जंगल कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेड़,
ठीक है। ऑन द अदर हैंड एनिमल प्रोवाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हम सांस छोड़ते हैं या फिर जानवर जो सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो क्यों ज़रूरी है? वो प्लांट के लिए ज़रूरी है, खाना बनाने के लिए। प्लांट उससे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। विच प्लांट यूज फॉर मेकिंग देयर फूड। सिमिलरली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशंस फॉर प्लांट टू ग्रो। और इसी तरह जो डेड डिकेइंग एनिमल्स हैं, मरे हुए सड़े हुए जानवर, वो क्या करते हैं? प्लांट को उगने के लिए, ग्रो करने के लिए, वृद्धि के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ह्यूज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, ओशंस, लेक, पॉन्ड एक्सेट्रा कैन फॉर्म एन इकोसिस्टम। ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं? इकोसिस्टम बनती हैं। जंगल, ग्रासलैंड्स, घाटियाँ, समतल ज़मीन, मैदान, डेजर्ट्स, हिल्स, रेगिस्तान, पहाड़, नदियाँ, समुंदर, लेक्स, तालाब, ये सारी मिलके क्या बनती हैं? इकोसिस्टम बनती हैं। इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्प्रोरी। इकोसिस्टम क्या परमानेंट भी हो सकता है और टेम्प्रोरी भी हो सकता है। जो नेचुरल होंगे वो परमानेंट होंगे, और जो टेम्प्रोरी होंगे वो आर्टिफिशियल होंगे, मतलब ह्यूमन मेड। परमानेंट मतलब जो हमेशा रहे, टेम्पोररी जो खत्म हो जाए। एंड इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम जो होता है वो नेचुरल भी होता है, नेचुरल जिसमें हम रह रहे हैं, और आर्टिफिशियल जैसे कि अगर किसी मछली को आप एक्वेरियम में रख दिए तो आप क्या करते हैं? उसके लिए एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं, उसे उसे तालाब जैसा, ये नदी जैसा महसूस हो इसके लिए, उसके लिए चारों तरफ पानी वानी भरकर उसे उसमें पेड़ वेड़ डालकर, पत्थर डालकर उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जैसा बनाते हैं कि उसमें वो रह सके। अ नेचुरल इकोसिस्टम इज क्रिएटेड बाय नेचर। नेचुरल इकोसिस्टम जो है नेचर से बनता है, वाइल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। मगर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो है वो कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, पॉन्ड्स, रिवर एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जंगल, रेगिस्तान, पॉन्ड्स, तालाब और नदियाँ, ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल है नेचुरल इकोसिस्टम के, जो नेचुरली बनी है। एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एक्वेरियम क्या है? इंसानों ने बनाया, तो वो क्या है? आर्टिफिशियल है, नकली है, लोगों ने बनाया है उसे। ठीक है। मैन मेड ह्यूमन इन्वायरमेंट। मैन मेड या ह्यूमन इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट क्या है? देखिए ज़रा, दिस इंक्लूड्स चेंजेस एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन या चेंज करके, मेड बाय ह्यूमन बींग्स, और इसे ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? नेचुरल इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस करके, कुछ बदलाव करके, कुछ मॉडिफिकेशंस करके जो इन्वायरमेंट बनाते हैं वो क्या होता है? ह्यूमन मेड, मैन मेड होता है। इट शोज द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स। ये बताता है कि ह्यूमन बींग्स किस तरह से काम करते हैं, उनके क्रिएशंस, उनकी स्किल, उनका नॉलेज, और किस तरह से वो साथ मिलके काम करते हैं, उनके इंटरेक्शंस बताता है। वी फाइंड दैट नॉट एवरीथिंग अराउंड अस इज द गिफ्ट ऑफ नेचर। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं सब नेचुरल नहीं है, सब नेचर का गिफ्ट नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ह्यूमन मेड है, जैसे कि स्कूल हुआ, कॉलेजेस हुए, रोड्स हुआ, रेलवे लाइंस भी, ये सब किसने बनाया है? ये सब ह्यूमन मेड है, ह्यूमंस ने बनाया है। ये नेचुरल नहीं है, नेचर ने नहीं दिया है, खुद ब खुद नहीं बन गया है ये। बट मैनी थिंग्स सच एज बिल्डिंग रोड, ब्रिक्स, ब्रिजेस, पार्क, इंडस्ट्रीज, फर्नीचर, बुक्स एक्सेट्रा आर ह्यूमन क्रिएशंस। ये सारी चीज़ें किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई हैं। दीज आर द कॉम्पोनेंट्स और एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल है, इंसानों द्वारा बनाए गए इन्वायरमेंट का, वातावरण का एग्जाम्पल है। ह्यूमंस हैव क्रिएटेड दीज कॉम्पोनेंट बाय मॉडिफाइंग द नेचुरल इन्वायरमेंट। और ह्यूमन ने ये सारी चीज़ें कैसे बनाई है? नेचुरल चीज़ों से ही बनाई हैं। नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करके, नेचुरल कंपोनेंट को मॉडिफाई करके बनाई है। जैसे कि जो आपका घर है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, बिल्डिंग्स कैसे बनती हैं? बिल्डिंग्स बनती हैं ईंटों से, ब्रिक्स से। तो वो ब्रिक्स किससे बने हैं? वो ब्रिक्स बने हैं मिट्टी से, ज़मीन से। ओके,
तो उसे बनाने वाला कौन है? बनाने वाले ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस ने उस मिट्टी को मॉडिफाई किया, उसे आग में पकाया और तब जाके वो ब्रिक्स बनी। दे क्रिएट सच थिंग्स बाय यूजिंग देयर स्किल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। और वो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं? अपनी स्किल से। ये सारी चीज़ें वो अपना स्किल और नॉलेज यूज़ करके करते हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। ह्यूमन बींग्स आर beings and environment. Human beings modify natural environment to satisfy their needs. ह्यूमन बींग्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ बदलाव करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे मेक कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर मैनी प्रोडक्ट्स। जिस तरह उन्होंने कार बनाया, मिल्स बनाए, फैक्ट्रीज बनाई और भी बहुत कुछ मैन्युफैक्चर किया, अलग अलग तरह की चीज़ें, क्योंकि अपने सुविधा के लिए, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे? लकड़ियों से ब्रश करते थे, नीम की लकड़ियों से, अमरूद की लकड़ियों से क्या करते थे? ब्रश करते थे। फिर उन्होंने क्या बनाया? ब्रश बनाया, पेस्ट बनाया, और अब वो ब्रश और पेस्ट से ब्रश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई हैं। आपके अगल बगल जो चीज़ें हैं सब ह्यूमन ने बनाई है। लकड़ियाँ यूज़ करके फर्नीचर्स बनाए, आयरन ओर से आयरन निकाल के, आयरन एक्सट्रैक्ट करके उससे लोहे की चीज़ें बनाई। गोल्ड को निकाल के, गोल्ड ओर से उससे गहने बनाए सोने से। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ह्यूमन अपने स्किल यूज़ करके कर रहे हैं। इन दिस वे आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। और इस तरह हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बदल रहा है। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले के जो लोग होते थे खुद को नेचुरल सराउंडिंग से अडेप्ट कर लेते थे। जैसे कि पहले के जो लोग थे वो पानी कहाँ से लाते थे? रिवर जाते थे, मटके लेकर जाती थी औरतें पानी भरने के लिए। पर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? ये चीज़ चेंज किया, अपने घर में कुएं खोद लिए। फिर कुओं से पहले पानी निकालते थे रस्सी खींच के, फिर सोचा रस्सी क्यों खींचे, चलो अब इसमें मोटर लगा देते हैं। तो फिर उसे ट्यूबवेल में कन्वर्ट कर दिया और मोटर लगा के मोटर से पानी ऊपर खींचने लगे। फिर अब क्या करते हैं? अब बोरिंग करवाते हैं और ज़मीन में ही मोटर लगा देते हैं और पानी खुद ब खुद निकलता है और टैंक में सेव हो जाता है, भर जाता है, और हम उसे अपने टैप से यूज़ करते हैं। तो धीरे धीरे लोग अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करके, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करके अपने लिए और बेहतर सुविधा लाने लगे। They led a very simple life and fulfilled their needs from natural surroundings. With the passage of time, needs grew and became more varied. धीरे धीरे समय बीतता गया और लोगों की जो ज़रूरतें थी वो बढ़ती गई। People started to live a settled life. और लोग जो है settled life जीने की कोशिश करने लगे, जीने की शुरुआत की उन लोगों ने। Better system emerged. और better system आया। बैटर सिस्टम क्या होता है? लेन देन का सिस्टम। जैसे कि अगर मेरे पास अनाज है और मुझे अनाज के बदले कुछ और चाहिए, जैसे कि मिल्क चाहिए, मुझे दूध चाहिए, पर मेरे पास गाय नहीं है, तो मैं किसी ऐसे आदमी को जिसके पास की काव है उससे मिल्क लूँगी और उसे मिल्क के बदले मैं उसे अगर मैं राइस की खेती करती तो मैं उसे राइस दूंगी। तो ये बार्टर सिस्टम है, किसी सामान को लेके उसके बदले कोई दूसरा सामान देना। ट्रेड एंड कॉमर्स ही डेवलप्ड, और उसके बाद व्यापार शुरू हो गया। एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और फिर क्या हुए? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, इंडस्ट्रीज आ गई। सो पीपल बिगैन टू एक्सप्लॉयट नेचुरल रिसोर्सेज एट अलार्मिंग रेट। और फिर धीरे धीरे लोग नेचुरल रिसोर्स का बहुत अधिक इस्तेमाल करने लगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हैज़ अकर्ड मेनली इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। और ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से क्या हुआ? इन्वायरमेंट इफेक्ट होने लगा, हमारे इन्वायरमेंट पे गलत असर पड़ने लगा। जैसे कि पेट्रोल का अधिक इस्तेमाल करने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो गया? पॉल्यूशन हो गया। ज़्यादा फैक्ट्रीज बनने की वजह से क्या हुआ? फैक्ट्री जो वेस्ट निकालने लगी, वो वेस्ट कहाँ निकालती थी? रिवर्स में। तो उससे क्या हुआ? वाटर पॉल्यूशन होने लगा। इससे क्या हुआ? इन्वायरमेंट खराब होने लगा हमारा। डिकेड्स ड्यू टू द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जल्दी से अपने इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए लोगों ने क्या किया? नेचुरल चीज़ों को
ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. नाउ इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज दैट सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब पूरी दुनिया को पता है कि ह्यूमंस की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से, ह्यूमन के कुछ काम की वजह से जो है हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट हो रहा है. पहला क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कच्चा तेल जलाने की वजह से, दैट इज़ पेट्रोलियम गैस की वजह से, एंड कोल इन मोटर व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज हैव रिजल्टेड इन रेजिंग द मीन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. और इसकी वजह से क्या हो रहा है? कोयला जलाने की वजह से और इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या हो रहे हैं? जो हमारा मीन टेम्परेचर है, हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है. इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ रही है. दिस इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. और ये जो मीन टेम्परेचर हमारी धरती पे बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग आना. दिस इज ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ डिस्टर्बेंस इन द बैलेंस स्टेट ऑफ आवर नेचर. और ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है हमारे इन्वायरमेंट के बैलेंस के डिस्टर्ब होने का, बैलेंस बिगड़ने का एग्जाम्पल है. वाइल अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द नेचर एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी. जबकि बहुत परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी है ह्यूमन इन्वायरमेंट में और नेचुरल इन्वायरमेंट में. अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो क्या होती है? कभी सुनामी आ जाती है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी ठंड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है. तो ये बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए. कभी बारिश इतनी अधिक होती है कि फ्लड आ जाता है. ह्यूमन शुड बी अवेयर ऑफ दैट ड्यूटी टू मेंटेन द एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस. दे मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज द एनवायरमेंट इन अ जुडिशियस वे. और ह्यूमंस को पता होना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, ये बैलेंस बनाए रखना है ताकि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे और इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. ओके, लेट्स कम टू एक्सरसाइज. इन्वायरन इज अ वर्ड. इन्वायरन क्या है? इन्वायरन इज अ French word. Which of the following is included in the natural environment? Natural environment में air, land, water ये सारी चीज़ें आती हैं. तो ये क्या है? All of these. Lithos refers to rocks. लिथोस्फेयर से लिथोस आया ना, तो लिथोस्फेयर किस चीज़ से बना है? मॉइस्चर, गैस या वाटर से? लिथोस्फेयर रॉक से बना है. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज होल्ड द एटमोस्फेयर अराउंड द अर्थ? हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एटमोस्फेयर धरती से चिपका हुआ है. द एलिवेशन ऑफ एनी लैंडफॉर्म इज मेजर्ड बाय द ओशियन फ्लोर. ओशियन फ्लोर से हम लोग मेजर करते हैं किसी भी लैंडफॉर्म को. ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन द लैंड, एयर एंड वाटर मीट टू सपोर्ट लाइफ? कहाँ पे मिलते हैं तीनों चीज़ें? हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर कहाँ मिलती हैं? बायोस्फेयर में. विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम? कौन सा आर्टिफिशियल है? ह्यूमन मेड इकोसिस्टम कौन है? एक्वेरियम, रेन फॉरेस्ट, पॉन्ड्स या डेजर्ट? डेजर्ट भी नेचुरल है, पॉन्ड्स भी नेचुरल है और जंगल भी, रेन फॉरेस्ट भी नेचुरल है. एक्वेरियम जो है इंसानों ने बनाया है मछली को रखने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ थ्रेटर टू एनवायरमेंट? कौन सा थ्रेट टू एनवायरमेंट, कौन सा फैक्टर एनवायरमेंट के लिए थ्रेट है? ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रोइंग पॉपुलेशन, नन ऑफ दीज. ग्रोइंग इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा थ्रेट है ना. इंडस्ट्रीज जो बढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट को खराब कर, गंदा कर रहे हैं. राइट द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. राइट डाउन द कॉम्पोनेंट द ह्यूमन इन्वायरमेंट. कौन कौन से कॉम्पोनेंट है ह्यूमन इन्वायरमेंट के? ह्यूमन इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा क्या है? ह्यूमन मेड, मैन मेड. डिफाइन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का डिफिनेशन लिखना है. इकोसिस्टम क्या है? आपके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग है, जिसमें हम रह रहे हैं, वो क्या है? इकोसिस्टम है, जिसमें कि लैंड, वाटर, एयर सब कुछ है. ठीक है. व्हाट आर द टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट? दो मेजर कॉम्पोनेंट क्या है बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट के? बायोटिक में क्या है? सारी लिविंग थिंग्स हैं और एबायोटिक में क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, लिविंग थिंग्स से बनकर मिलकर बना है.
बायोटिक और एबायोटिक है, सारी नॉन लिविंग थिंग्स से बना है. व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म बायोस्फीयर? बायोस्फीयर क्या है? वो जगह जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों मर्ज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वो क्या है? बायोस्फीयर है. ओके, ये सारा हमने पढ़ा अभी. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड द मैन मेड इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट में क्या होता है? सब कुछ नेचर से मिला होता है, नेचुरल होता है. और मैन मेड में क्या होता है? सारे ह्यूमन बींग्स नेचुरल चीज़ों को यूज करके बनाते हैं. ठीक है, नेचुरल चीज़ों को मॉडिफाई करके जो इन्वायरमेंट बना है वो मैन मेड इन्वायरमेंट है. डिफाइन द टर्म एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या है? डिफाइन करना है. वो लेयर जो कि धरती के ऊपर है, एयर वाला लेयर, वो क्या है? एटमॉस्फेयर है, जिसमें कि हम सांस लेते हैं, एयर है जहाँ पे. ठीक है, राइट डाउन द यूजफुलनेस ऑफ एटमॉस्फेयर. आपको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत क्या है वो लिखनी है. इसमें ऑक्सीजन मिलता है और प्लांट्स को भी ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि प्लांट्स ग्रो करते हैं और हमको प्लांट्स, क्योंकि हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है. व्हाट डू यू नो अबाउट द ह्यूमन इन्वायरमेंट? ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है 3 चीज़ों से बना है. पहले तो 2 कंपोनेंट हैं इसके. क्या 2 कंपोनेंट हैं? नेचुरल है, नेचुरल इन्वायरमेंट और मैन मेड इन्वायरमेंट. और दोनों को एक्सप्लेन करना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है, मैन मेड इन्वायरमेंट क्या है. मैन मॉडिफाइज हिज इन्वायरमेंट. इंसान अपनी इन्वायरमेंट को चेंज करता है. गिव रीजन टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट. हाँ, इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से नेचुरल चीज़ों को मैनमेड चीज़ों में कन्वर्ट करता है. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. वाई आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर? प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है आपको बताना है. कि प्लांट्स खाकर एनिमल्स जिंदा रहते हैं, और प्लांट्स एनिमल्स को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, और एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है खाना बनाने के लिए. अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले. व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं? इकोसिस्टम क्या है? हमारे चारों तरफ का सराउंडिंग, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, वो इकोसिस्टम. हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स के लिए किस तरह ज़रूरी है, ये आपके बुक में लिखा है, आप लिख लीजिएगा. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एडवर्सली अफेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट. वाई एंड हाउ? किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही हैं, किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट का डैमेज हो रहा है, किस तरह से हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब लिखना है आपको. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है एक्चुअल में? जो टेम्परेचर राइज होता है वो ग्लोबल वार्मिंग है. वन का भी रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट क्या है? हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट है. एक्वेरियम. एक्वेरियम क्या? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है. ह्यूमंस. ह्यूमंस कहाँ रहते हैं? बायोटिक में. और लैंड. लैंड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, तो ये हो गया ए बायोटिक. तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. सो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कमेंट करके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन.